क्या आप लोग वन एवं वन्य जीव संसाधन का पार्ट 1 देख लिए हैं? और जो जो बच्चे देख लिए हैं वो हम लोग पार्ट 2 के साथ आगे बढ़ेंगे। जो जो बच्चे पार्ट 1 इसका अभी तक नहीं देखे हैं, पहले आप लोग जाके पार्ट 1 देख लीजिए। क्लास 10th बिहार बोर्ड 2026 के प्रिपरेशन के लिए हमारा जो एक कैप्टन बैच है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसी ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर 1 का पहला चैप्टर आपका बहुत सारे पार्ट्स में है। उस बहुत सारे पार्ट्स का थर्ड चैप्टर, पहला जो आपका चैप्टर था संसाधन एवं उसके वर्गीकरण के बारे में था। दूसरा चैप्टर आपका मृदा एवं भूमि के बारे में था। तीसरा चैप्टर आपका जो था, आपका क्या बोल सकते हैं, जल संसाधन के बारे में था। चौथा चैप्टर जिसका 1C भी बोल सकते हैं या 1 का गो, यानी पहले चैप्टर का चौथा पार्ट, पहला चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो संसाधन में ही चला गया था। उसका 3 जो पार्ट है क ख ग, तो ये गौ चैप्टर था जिसका हम लोग आधा पार्ट पहले ही कवर कर लिए थे। ये जो तीसरा जो पार्ट था, इसका आधा पार्ट वन एवं वन्य जीव संसाधन का, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का हम लोग आधा पार्ट पिछले वीडियो में पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं। ये हमारा आज का दूसरा पार्ट होने जा रहा है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये पूरा कंटेंट जो हमारे क्लास के द्वारा आपको मिलता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2026 के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आपका बनाया जाता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अंक स्कोर कर सके। सारा कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है, चाहे आपका ऑनलाइन क्लास हो, नोट्स हो, बुक्स हो। नोट्स के फॉर्म में हमारा रोशनी पब्लिकेशन का आपका ये बुक ही है। इस नोट्स में आपको क्या मिलेगा भाई? इस नोट्स में आपको मिलेगा, नोट्स आप नहीं, कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का आपका प्रॉपर बुक है। इसमें आपको बीटीबीसी बुक में जितना भी कंटेंट दिया हुआ है, जितना भी चैप्टर दिया हुआ है, सारा चैप्टर मिलेगा बिल्कुल एज इट इज बीटीबीसी के फॉर्म में। उसके अलावा आपको और क्या मिल रहा है? उसके अलावा आपको मिल रहा है हर चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर होता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लघु सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, सभी क्वेश्चन का जो आइडियल आंसर है, क्या लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, कहां से लिखना चाहिए, वो सभी क्वेश्चन का आइडियल आंसर आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। हमारे आज का पूरा क्लास का जो कंटेंट होने वाला है, सभी हमारे खुद के बुक से, रोशनी पब्लिकेशन, कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का हमारा क्या, भारत संसाधन एवं उपयोग, ये बुक है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने बिहार के 38 जिला के किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पे जाइए, वहां बोलिए रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन भूगोल दीजिए, कैप्टन इतिहास दीजिए। इसके अलावा और भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में भी हमारी बुक है, जिसका हम लोग लास्ट में उसका चर्चा करेंगे। अभी हम लोग चैप्टर पे चलते हैं, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसका आधा हम लोग पहले कर लिए थे, जहां हम लोग इन सीटू, एक्स सीटू के बारे में समझ लिए थे, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये सभी के बारे में समझ लिए थे, प्रजनन केंद्र के बारे में भी समझ लिए थे। इन सीटू क्या होता है, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं पिछले वाले क्लास में। यहां से इन सीटू क्या होता है, किसी भी वन्य प्राणी का उसके ही परिवेश में, जो उनका प्राकृतिक परिवेश है, प्राकृतिक जो आवास है, वहीं पे उन्हें संरक्षण प्रदान करना, वहीं पे उसके हर एक सुख सुविधा का ध्यान रखना, जिसका वो प्राकृतिक जो आवास है उसको क्षति ना पहुंचे एवं वो अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर सके, वो वहां पे अच्छा से फल फूल सके, उसे इन सीटू कहते हैं। उसे प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान करना। इसमें 2 कैटेगरी का आता है, एक राष्ट्रीय उद्यान होता है, एक अभ्यारण्य होता है। राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होता है, कुल मिला के 85 राष्ट्रीय उद्यान भारत में है। अभ्यारण्य थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड, थोड़ा सा हटता है, इसमें 448 अभ्यारण्य है। बिहार, काजीरंगा, सुंदरवन, ये सब राष्ट्रीय उद्यान की बात है। और अभ्यारण्य में 448 है। बिहार में कांवड़ झील, कुशेश्वर स्थान, ये सब क्या है, आपके अभ्यारण्य है। अब वहीं पे एक्स सीटू क्या होता है? एक्स सीटू होता है कि किसी भी जीव का, किसी भी वन्य प्राणी का या फिर किसी भी जानवर का उसके प्राकृतिक आवास से, उसके परिवेश से कहीं बाहर दूसरे जगह उस जानवर को शिफ्ट करके वहां पे उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है, वहां पे उसे सुख सुविधा प्रदान की जाती है, उसे एक्स सीटू कहते हैं। यानी उसके लिए कृत्रिम आवास बनाया जाता है। जो प्राकृतिक आवास है वहीं पे उसकी देखभाल करना इन सीटू। एक्स सीटू उसके लिए कृत्रिम आवास मानवों के द्वारा बनाया जाता है, मानवों के द्वारा आपके उसके रहने लायक आवास बनाया जाता है, रहने लायक उसको जगह दी जाती है। जैसे अगर कोई जानवर जंगल में किस तरह कंफर्टेबल हो सकता है, कहीं से अगर जंगल खत्म हो गया तो दूसरी जगह जंगल लगा के उस जानवर को वहां से शिफ्ट करना, उसे एक्स सीटू कहते हैं। जिसमें प्रजनन केंद्र है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुरैना में घड़ियाल का प्रजनन केंद्र है और नंदन कानन में सफेद बाघ का।
आपका बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू जो है वो भी आपका एक तरह से एक्स का ही उदाहरण है, जिसमें अलग अलग जो स्थान से क्या जानवर आते हैं। ये आपका जैव विविधता का भी उदाहरण है। एक बार ध्यान दीजिएगा, आगे चैप्टर में आएगा। ये पूरा हम लोग पढ़ लिए थे, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य क्या होता है, पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने इस पे डिस्कशन किया था। भारत के जितने राष्ट्रीय उद्यान है उसका लिस्ट भी मैंने आपको शेयर किया था। जैव मंडल और बायोस्फीयर और प्रजनन केंद्र, ये दो चीज है जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब बायोस्फीयर रिजर्व ये भी हम लोग पढ़े थे। इसमें क्या होता है, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी 18। यह वह क्षेत्र होता है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जैव विविधता के अनुवांशिकी विविधता के रूप में संरक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। विश्व के 65 देशों में 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है, भारत में 18 हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी हम लोग पिछले समझे थे। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, लेकिन इंटरनेशनल क्षेत्र पे, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पे जैव मंडल होते हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल मतलब यहाँ पे अनुवांशिकी विविधता के रूप में संरक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। यानी हर एक जानवर जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जो विश्वव्यापी संकट से जूझ रहा है, उसको हम लोग जैव मंडल के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा स्थानीय जीव जंतु को भी रखा जाता है। तो ये 3 प्रकार के आपके क्या संरक्षण के तरीकों में ये सभी गिना जाता है। इसके संरक्षण के लिए अलग अलग जो विलुप्त प्राय जीव, उसका भी हम लोग जो जिक्र किए थे, उसमें विलुप्त प्राय जीव में उसके संरक्षण के तरीकों पे हम लोग देख रहे थे। इसमें इसके अलावा प्रजनन केंद्र, बहुत सारा हम लोग जब विलुप्त होने के कारण पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि अलग अलग स्थान में क्या अम्ल वर्षा के कारण, अलग अलग आपके आसपास के वातावरण के कारण किसी भी जीव का जो प्रजनन शक्ति है वो कम हो रहा था। क्या हो रहा था, उसकी प्रजनन शक्ति घट रही थी। इसके कारण वो क्या आपका उसके आसपास में भी क्या उस तरह का परिवेश उसको ना मिल पा रहा था, जिसके कारण उस जीव की संख्या धीरे धीरे घट रही थी। तो इसके स्थिति में प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों की प्रजनन दर में कमी आती है। ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनकी प्रजनन दर कम होने के कारण संकटग्रस्त सूची में शामिल है। यानी कुछ प्रजाति ऐसे है जिसकी प्रजनन दर कम होने के कारण संकटग्रस्त में शामिल है। उस ऐसे जीवों को प्रजनन केंद्र की सुविधा होती है। मध्य प्रदेश के मुरैना नंदनकानन में सफेद बाघ का क्या है आपका प्रजनन केंद्र है। मुरैना में घड़ियाल का प्रजनन केंद्र है। मध्य प्रदेश का मुरैना और नंदनकानन में सफेद बाघ, ये 2 आपको इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, संरक्षण के तरीकों में और क्या क्या हम लोग, शिकार पे रोक, बिहार मॉडल। अब क्या संरक्षण सबसे ज्यादा क्या होता था जब आपका 80s 90s 70s 1948 या फिर 60 के बाद एक तरह से बोले तो उस समय शिकार एक शौक के रूप में, शिकार एक काला बाजारी के रूप में, यानी कुछ लोग शौक से करते थे, कुछ लोग धन कमाने के उद्देश्य से काला बाजारी करने के लिए लोग शिकार करते थे। तो शिकार पे रोक लगाने के लिए एक बिहार का मॉडल है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में स्थानीय यूनेस्को क्लब प्रशासन जिन्होंने पक्षी के शिकार पर रोक लगाया, ये एक मिसाल है। तो भारत सरकार भी कई नियम के द्वारा, कई पहलुओं के द्वारा, अपने कई डिसीजन के द्वारा बहुत सारे नियम बनाए। राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, स्थानीय सरकार के द्वारा भी बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, जिसके कारण शिकार पर रोक लगता है। ये संरक्षण के बहुत सारे तरीकों पर हम लोगों ने विचार किया है। इससे शिकार पर रोक लगाने के लिए उपाय, वॉच टावर का निर्माण। एक बहुत कहीं आप मेला देखे होंगे जिसमें क्या एक बहुत बड़ा आपका क्या बोलते हैं बांस से बना के उसके ऊपर पुलिस रहता है, उसी को वॉच टावर कहते हैं। वॉच टावर यानी एक ऊंचा जगह जहां से कोई इंसान खड़ा होकर पूरा एक लंबा एरिया पर निगरानी रख सके, लंबा एरिया को कवर कर सके। जन जागरूकता अभियान यानी एक दूसरे को जागरूक करना कि जैव विविधता हमारे परितंत्र के लिए जीव बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक जीव उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मनुष्य। तो ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूक करना कि हमें जीवों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में संरक्षण के तरीकों पर, इतना तक आपका पिछले वीडियो में कराया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा जो हम लोग क्या पहले हम लोगों ने संकटग्रस्त जीवों की सूची देखी थी, उसके बाद संकट के कारण बताए थे। अब इस संरक्षण के तरीके यानी उस पे जो वो संकटग्रस्त है उसका संरक्षण हम लोग कैसे कैसे करेंगे, तो बहुत सारे तरीकों पे हम लोगों ने देखा। सबसे पहले इन सीटू एक्स सीटू में क्या था, इन सीटू में था आपका राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल। फिर एक्स सीटू में आपका प्रजनन केंद्र था, शिकार पर रोक एक अलग है। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे जैव अपहरण।
बायोप्राइवेसी, ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपका। अब ये जैव अपहरण क्या होता है? जैव अपहरण होता है, अभी जो विज्ञान इतना विकसित हो गया है, साइंस इतना डेवलप कर लिया है कि लोगों का एक जीव का जीन निकाल के, क्रोमोसोम डीएनए निकाल के दूसरे जीव में डाल दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है भैया, अगर आप घोड़ा का डीएनए निकाल के इंसान में डाल देंगे तो वो क्या घोड़ा जैसा दौड़ने लगेगा, तो इस तरह का वह, लेकिन अभी ये उस तरह नहीं है। यह आधुनिक अनुवांशिकी इंजीनियरिंग एवं जैव तकनीक का प्रतिफल है। यानी वर्तमान समय में जो साइंस इतना डेवलप हो गया है, जो अनुवांशिकी तकनीकी यानी डीएनए वाला जो तकनीक इतना विकसित हो गया है कि इसमें क्या होता है, यह केवल वन्य प्राणियों के लिए गंभीर समस्या नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। क्योंकि देखिए हर चीज का एक अपना क्वालिटी होता है। हम लोग अगर कुदरती में अगर हेर फेर करेंगे ना तो ढेर दिक्कत होगा। विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों की अनुवांशिकी गुणों का पता लगाकर दूसरे जीवों एवं पौधे में प्रत्यारोपण के द्वारा अन्य प्रकार के जीव एवं पौधे विकसित किया जाता है। इस कार्य को विभिन्न देशों में जैव अपहरण होता है। इस कार्य के लिए विभिन्न देशों में जैव अपहरण होता है, यानी अनुवांशिकी गुणों की हेराफेरी होती है। एक पौधा का अगर कुछ गुण है, कुछ ज्यादा मीठा है, तो उसका जो जीन निकाल के, उसका डीएनए निकाल के, क्यों वो इतना ज्यादा मीठा है, उसका डीएनए निकाल के किसी दूसरे पौधे में डाल दीजिए तो वो भी ज्यादा मीठा हो जाएगा। अभी ऐसा होता है। क्या होता है इसमें, विकसित देशों द्वारा विकासशील, ये ज्यादातर कब होता है, विकसित देश, वैसा देश जो ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए, जो अपने अंदर जिसका साइंस एंड टेक बहुत बढ़िया है, वो सारे देश जो गरीब देश हैं उसका इसके द्वारा शोषण होता है। कैसे शोषण होता है कि भारत का जो बासमती चावल है, उसका डीएनए निकाल के अमेरिका क्या किया है, अपने एक अलग प्रकार का जो है क्या है चावल बना लिया और उसका पेटेंट करवा लिया। क्या है, पेटेंट करवा लिया। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट मतलब अगर कोई चीज किसी देश का अगर वो पेटेंट है और कोई दूसरा देश अगर बनाता है तो उसको उसका एक रॉयल्टी चार्ज देना होता है। रॉयल्टी बोले तो कुछ पैसा देना होता है, खाली आप उगा रहे हैं उसके लिए। तो भारतीय बासमती चावल का अमेरिका में पेटेंट है। इसी प्रकार भारत पहले गरीब देश था, अमेरिका में पेटेंट हो गया। अब अफ्रीका जो कि बहुत ही निहायती गरीब देश है, वहां पे पौधा है जिसका नाम है पेंटाडिप लॉन्ड्रा। पेंटाडिप लॉन्ड्रा, ये इसका क्या खासियत है, ये जो है शक्कर से भी 2000 गुना मीठा है। शक्कर से भी 2000 गुना मीठा है। तो इसका डीएनए निकाल करके क्या किए, अमेरिका किसी और, मतलब आप बोल सकते हैं भुट्टा में डाल दिए, कॉर्न में डाल दिए, जिसमें अमेरिका में मिठास का उत्पादन होता है। अब इसमें क्या हो, अब इसमें दिक्कत क्या होगा, अमेरिका जो है मिठास वहां पे गन्ना वन्ना उतना ज्यादा नहीं, चीनी पे डिपेंड करता है, तो वहां से वो मीठा के लिए अपना अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। अब जहां गन्ने से पारंपरिक तरीके से जो चीनी बनाई जाती है उसका अगर ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो प्राइस कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि गन्ने वाली चीनी से 2000 गुना मीठा अगर कुछ चीज मिल जाए हमको तो आदमी वो चीनी काहे खरीदेगा। इससे क्या होता है, विकासशील जो देश है वो अपना विकास बढ़िया से नहीं कर पाते हैं, अपने जो उपलब्ध जो संसाधन है उसका जो उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं और प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ होता है। जैव अपहरण क्या है, यानी एक जीव का अनुवांशिकी निकाल के, एक जीव का डीएनए निकाल के, उसका जो क्या बोल सकते हैं, उसकी पौधों और गुण जो है, हाँ गुण जो है, एक जीव का गुण जो है, उसका डीएनए जो उसका गुण है उसको निकाल के दूसरे जीव में डाल देना। एक पेड़ पौधा, एक पौधे का गुण डाल के किसी और में डाल देना। तो क्या होता है, उसको आपका एक एक करके क्या होता है, गुण जब ट्रांसफर होता है तो उससे क्या होता है, कोई पौधा का जो है उसका जो मेन फीचर है वही बदल जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। बायोप्राइवेसी, जैव अपहरण, यही है। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। हॉटस्पॉट्स, नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में सेतु संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर हॉटस्पॉट पहचान पर जोर दिया। हॉटस्पॉट पहचान क्या है, हॉटस्पॉट पृथ्वी पर पादप और जीवन का सबसे समृद्ध और सबसे खतरनाक भंडार है। यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा समृद्ध किसका, पृथ्वी पर पादप और जीवन का, जीवन यानी जीवों का। द हॉटस्पॉट आर द रिचेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटेड रिजर्वर ऑफ प्लैनेट एंड एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ। यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वनस्पति और सबसे ज्यादा जीव कहाँ है, उसे ही हॉटस्पॉट कहते हैं। जहां ज्यादा जीव, जहां ज्यादा
आपके वनस्पति होंगे उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। यानी पृथ्वी पर अलग अलग जगह पे जहां पे ज्यादा सघनता होगा, ज्यादा पेड़ पौधा होगा, जहां जीव जंतु ज्यादा होगा, तो उसको चिन्हित करके उसको सर्कल बना लिए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट है। उदाहरण के लिए देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण, ऐसी प्रजातियां जो अन्य कहीं नहीं पाई जाती है, इस सबको क्या हॉटस्पॉट सर्कल किया जाता है। अधिवास पर आक्रमण की सीमा का निर्धारण करने के लिए उसे भी हॉटस्पॉट के अंतर्गत निकाला जाता है। आगे बढ़िए, इसमें क्या, अब एक आपका एक अलग पेज में प्रोजेक्ट टाइगर की बात की गई है। क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात की गई है। तो इसमें आपका वो भी अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर की संख्या, बाघों की संख्या, क्योंकि देखिए पुराने जो राजा महाराजा थे वो क्या मारेंगे तो शेर मारेंगे। क्यों मारेंगे भाई, क्योंकि हम राजा हैं तो राजे को मारेंगे। तो जंग, इस तरह की मेंटेलिटी के कारण, इस तरह के ज्ञान के अभाव के कारण धीरे धीरे क्या है, शेरों का, बाघों का शिकार अधिक होने लगा। इसका दो रीजन, पहला तो एक आपका शौक, दूसरा रीजन आपका क्या, मार्केट में बाघों का जो प्राइस होता था वो बहुत अच्छा मिलता था। काला बाजारी में भी बाघ बहुत अच्छे दर पे बिकते थे, बहुत अच्छी कीमत पे बिकते थे, जिसके कारण 1973 में बाघों की संख्या लगभग 2000 हो गई। क्या 2000, बहुत कम। पूरे देश दुनिया में अगर बाघ 2000 बचे तो बहुत दिक्कत नहीं होगा। जहां पे 7 बिलियन पीपल लोग रहते हैं, वहां बाघ अगर 2000 बच जाए तो कोई तो दिक्कत है। इसमें क्या हुआ, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। 1973 में इसी समस्या को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया और इसका सफलता मिला। कितने साल बाद, देखिए 16 साल में हम लोगों ने इसका लगभग डबल से भी अधिक, या बोल सकते हैं 9×5=45, यानी लगभग 2.5 गुना टाइगर, उसके प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर ने क्या, टाइगर को संरक्षण प्रदान किया गया। बाघ के लिए कई राष्ट्रीय उद्यान बने, बाघ के लिए कहीं रिजर्व क्षेत्र बना, जिसके कारण बाघों को अपने अनुकूल वातावरण मिला, अपने अनुकूल वहां पे वो अच्छे से रह पाए, उनको अपना प्राकृतिक आवास मिला। अगर प्राकृतिक आवास नहीं, इन सीटू में नहीं तो एक्स सीटू में अच्छा से किया गया, तो वहां पे भी उन्होंने अच्छा से अपना प्रदर्शन किया और वहां पे जाके अपना, फिर आगे क्या 1979 में बढ़कर 4334 हो गए और वर्तमान में 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व है। बिहार में भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है, जो कि बिहार में है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ब्रीफली आगे देखते हैं, सामुदायिक आधारित संरक्षण। अब इसमें क्या है, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे संरक्षण, अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट टाइगर, हॉटस्पॉट बना के, जैव अपहरण के एक अलग पॉइंट आ गया था। अब हम लोग संरक्षण में आएंगे, सामुदायिक आधारित संरक्षण। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग धर्म समुदाय में, अलग अलग वर्गों में लोगों के द्वारा संरक्षण के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, यानी वन्य एवं वन्य जीव, वन्य एवं वन्य प्राणी, इसके संरक्षण के लिए बहुत सारी मूवमेंट हुई, बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे अच्छे कदम उठाए गए, जो कि एक विशेष समुदाय से बिलोंग करते थे उनके द्वारा, विशेष क्षेत्र से बिलोंग करते थे उनके द्वारा। तो उन्हीं में हम लोग देखेंगे, जो कि सबसे फेमस है 1972 का चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन हमेशा पूछता है, चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुणा। हुआ कब था, 1972 में, यानी प्रोजेक्ट टाइगर के एक साल पहले हुआ था। अब इसमें क्या करते थे लोग, पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे। क्यों, अगर आप पेड़ काटना चाहते हैं पहले हमको काटिए तब पेड़ हम काटने देंगे। यानी एक सिंबल था कि पेड़ हमारे जीवन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेड़ हमारे जीवन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1972 में ये चिपको आंदोलन हुआ था। अब एक दूसरी कहानी आती है राजस्थान में। राजस्थान के एक क्षेत्र में ग्रामीणों ने भैरवदेव डाकवा विहार नामक एक 1200 हेक्टेयर में भैरवदेव डाकवा विहार बनाया, जिसमें क्या आपके बहुत सारे जो पेड़ पौधे या जीव जंतु थे उनके द्वारा संरक्षण प्राप्त किया गया। दूसरा, संयुक्त वन प्रबंधन, ये उड़ीसा में हुआ। ग्रामीण और वन विभाग की साझेदारी थी। संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में उड़ीसा के ग्रामीणों के द्वारा, जहां पे वन प्राणी एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए उड़ीसा के ग्रामीणों के द्वारा, और उड़ीसा में वन विभाग, हर राज्य का अपना वन विभाग होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, यानी जो हमारी जो सरकार है उसका और जो लोग हैं उन दोनों के साझेदारी के द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन 1988 के अंतर्गत बहुत सारे सराहनीय कार्य किए गए, जिसके अंतर्गत
वनों का एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए आपके कदम उठाया गया। भूमि बचाओ आंदोलन ये एक अलग है, चिपको आंदोलन, भूमि बचाओ। अब इसमें क्या होता था, लोगों को जागरूक किया गया। क्या जागरूक किया गया भैया, ऐसा है हमारे रासायनिक उर्वरकों के द्वारा हम जो खेती करते हैं उसमें जब हम लोग रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो भूमि की उर्वरक शक्ति कम होती है, भूमि बंजर होने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उर्वरकों का कम उपयोग करना चाहिए। इसमें क्या, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से लाभकारी कृषि, अलग अलग तरीकों को इजाद किया गया। लोग पहले समझते थे कि एक बार ऐसे लाएंगे रासायनिक उर्वरक, ऐसे छींट देंगे फसल, वाह वाह, और इसको फिर बेचने पर बहुत लाभ होगा। लेकिन इस प्रोस्पेक्ट को हटाने के लिए, क्योंकि वो रासायनिक उर्वरक खेतों को, भूमि को बंजर कर रहा था, इसीलिए उसको हटाने के लिए कई जो लोग थे उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया, भूमि बचाओ आंदोलन चलाया गया, जिसके अंतर्गत उनका कम उपयोग करके या फिर उसका नहीं उपयोग करके हम लोग कैसे अधिक से अधिक फसल प्राप्त कर सकते हैं, इस पे ध्यान दिया गया, जिसे हम लोग भूमि बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब दो धर्म, जैन एवं बौद्ध धर्म में पेड़ पौधों वन प्राणियों को भगवान माना जाता है भैया। जैन धर्म में तो ऐसा है कि आप चप्पल नहीं पहनते, काहे नहीं पहनते, अगर हम चप्पल पहनेंगे तो हमारे पैर के नीचे छोटे मोटे कीड़े आ जाएंगे एवं उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके हमको पाप लगेगा। अहिंसा परमो धर्मा, सूक्ष्म जीवों का भी संरक्षण किया जाता है जैन धर्मों में। एवं बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो भगवान थे महात्मा बुद्ध, उन्होंने कहा था पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवनधारी है। यानी पेड़ों के बारे में क्या कहा, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवनधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता। यानी पेड़ को आपसे कुछ नहीं चाहिए कि आप उसको लिए खाना दें पीना दें, कुछ नहीं चाहिए, वो कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। और क्या करता है, उसके वृक्ष पे जो भी फल लगते हैं वो सभी खुद नहीं खाता है, तरवर फल नहीं खाता है, क्या उसके जो भी आपके फल होते हैं वो खुद नहीं खाता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह सभी प्रकार से रक्षा करता है लोगों की और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी ये छाया देता है। वैसा नहीं है कोई उसे काटने गया पेड़ बोलेगा इसे तुम काटोगे तो हम डूब जाए तुम पे, हमको ऐसी की तैसी। पेड़ को अगर कोई काटने भी आता है तो उसको भी वो छाया देता है। ये महात्मा बुद्ध का कथन था। और जैन धर्म के लोगों के बारे में मैंने आपको बताया है, ये सूक्ष्म जीवों के संरक्षण में भी विश्वास रखते हैं। इनकी जो एक्टिविटी जब आप देखेंगे, ये क्या करते हैं, चप्पल नहीं पहनते, बहुत ही मतलब ये वस्त्र नहीं पहनते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं जो सूती वस्त्र निर्माण के लिए जो कीड़े का जो उपयोग होता है उससे उसको कष्ट होता है। तो बहुत सारे जैन धर्म में दिगंबर, श्वेतंबर, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जो वस्त्र का भी त्याग करते हैं। तो इन सब में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहाँ पे हमें जिक्र मिलता है। ये सारा सामुदायिक आधारित संरक्षण आपको यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कानूनी प्रावधान सुरक्षा के लिए। अलग अलग तरीकों से हम लोग देख रहे हैं कि वन एवं वन्यजीव प्राणी का सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। हम लोग पहले देख लिए अभ्यारण्य बनाएंगे, उद्यान बनाएंगे, जैव मंडल बनाएंगे, प्रजनन केंद्र बनाएंगे। इसके अलावा आपकी बायोप्राइवेसी यानी वो जो अनुवांशिकता की जो चोरी हो रही थी, जैव विविधता की जो चोरी हो रही थी, यहाँ पे आ गया हॉटस्पॉट। तो हम लोगों ने देखा है जैव अपहरण हो रहा था, उसको भी रोकेंगे, हॉटस्पॉट। उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों ने एक जिक्र किया। सामुदायिक आधारित संरक्षण पे हम लोगों ने बात की कि ये सारे प्रयास हुए। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे इंडियन लॉ, भारत में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर क्षेत्रीय स्तर पर भी वन्य एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय नियम ऐसा नहीं है कि जैसा कि सब देश मानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नियम दो या दो से अधिक देश जब आपस में बैठकर किसी संरक्षण के नियम पे विचार करते हैं तथा अपने, ये बायलैटरल हो सकता है यानी दो देशों के बीच भी हो सकता है या फिर बहुत सारे देश के बीच भी ये ऐसा हो सकता है। तो वैसे में जो नियम बनते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय नियम कहते हैं। इसमें दो तीन फेमस है। रामसर कन्वेंशन 1971, इसमें क्या होता है, अलग अलग जगह पे रामसर साइट को चिन्हित किया जाता है एवं उसे संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर विचार होता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर संरक्षण होता है, यानी ए लेवल सिक्योरिटी होता है, A+, Z+ आप बोल दीजिए।
जेड प्लस सिक्योरिटी होता है वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए, यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, और उसके बाद ये भी क्या, वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाएगा अंतर्राष्ट्रीय नियम। ये 3 आपके अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधान में आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रामसर साइट्स, रामसर नियम, रामसर कन्वेंशन रामसर में हुआ था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। 1971 में हुआ था, जिसमें वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। आर्द्र भूमि संरक्षण। चलिए, आई होप आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब आगे बढ़िए हम लोग। हाँ, राष्ट्रीय कानून। राष्ट्रीय कानून में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय में क्या, अलग अलग जब 2 देश मिलकर आपस में एक साझेदारी करते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय नियम कहते हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक भी हो गया तो उसे भी अंतर्राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय कानून, भारत के अंदर ऐसा क्या क्या कानून है जो वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण में कार्य कर रहा है। पहला चीज, सबसे पहले संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद और 47 के अंतर्गत, 48 के अंतर्गत और 51 क का जी, गौ नहीं, जी, ABCDEFG, 51 ए का जी जो है वो कहता है 51 को मूल कर्तव्य, 51 में है आपका मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या होता है, जिस प्रकार भारत के हर एक नागरिक को मूल अधिकार दिए गए हैं, तो उसी तरह बोले हैं आपको सिर्फ अधिकार मिलेगा, खाली खैबो कुछ करबो ना, तो वैसे ही भारत का संविधान कहता है ये तो आपको अधिकार है, लेकिन आपको देश के लिए क्या करना है। उसमें 51 के जी में कहते हैं कि भारत के जो वन एवं वन्य प्राणियों हैं इसकी सुरक्षा के लिए हमें हमेशा कार्यरत रहना है। तो ये कर्तव्य में भी है, और इसके अलावा 47, 48 धारा अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान भी है वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण से संबंधित। 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड, इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड बना, जो कि वन एवं वन्य जीव के संरक्षण को देखता है। आगे, वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972, इसमें नियमावली 1973 में बनी, यानी एक्ट पास हुआ 72 में, इसके नियम बने 73 में। उसके बाद इसको संशोधित करके 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवर के शिकार को प्रतिबंधित किया गया, यानी 1951 में ये लॉ लाया गया। देखिए, पक्षी और जानवर का शिकार कीजिएगा तो पक्षी बाद में, पहले आप लटकिएगा। चलिए आगे, वन संरक्षण एक्ट 1938 की नियमावली 1981, संरक्षण एक्ट 1980 में पास हुआ, नियमावली आपकी 1981। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थानीय, प्रखंड और जिला राज्य पर कमेटियां गठित करने का प्रावधान किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया, जिसमें ये नियम बना राष्ट्रीय स्तर पर कि ऐसा है, हम लोग राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करेंगे। ऐसी कमेटियां बनाएंगे जो जैव विविधता को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। देखिए, ये संसार सबका है, यहाँ पे सभी जीवों को जीने का अधिकार है, यहाँ सभी पेड़ पौधों को पनपने का अधिकार है। यदि एक भी घटा तो सब घट जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। भारत के वनस्पति क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय के वनस्पति क्षेत्र। अब भारत में 8 वनस्पति क्षेत्र हैं। वनस्पति क्षेत्र बोले तो अलग अलग जोन में डिवाइडेड है, 8 जगह। अगर मतलब क्या बोले, एक टाइप का एक जगह, दूसरे टाइप का दूसरे जगह, तो इस प्रकार 8 वनस्पति क्षेत्र हैं भारत में। पहले पश्चिमी हिमालय के वनस्पति क्षेत्र एरिया, इस क्षेत्र का विस्तार कश्मीर के कुमाऊं तक है। यहाँ चीड़, देवदार, कोनधारी वृक्ष का फैलाव है। ऊंचाई के साथ साथ वृक्षों की प्रजातियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अधिक ऊंचे क्षेत्र में, जो कि 4750 मीटर है, में अल्पाइन वनों का विस्तार है। अल्पाइन वनों का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, तो वहां पे ऑप्शन देगा हिमालयी क्षेत्र में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, या फिर प्रायद्वीपीय पठार में। तो अल्पाइन वनों का विस्तार आपको हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। पूर्वी हिमालय का वनस्पति क्षेत्र, अब ये क्या है पूर्वी हिमालय? देखिए, भारत के उत्तर दिशा में आपका विशाल हिमालय है, लेकिन जैसे ही हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में चले जाते हैं, वहां तक हिमालय का विस्तार है, तो उसे ही हम लोग पूर्वी हिमालय कहते हैं।
तो उसी पूर्वी हिमालय में वनस्पति क्षेत्र में विविधता थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इस क्षेत्र में ओक, छोटी बेल तथा फूलों वाले आपके वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये दो आपका हिमालय क्षेत्र से ही रिलेटेड। एक आपका क्या, उत्तर में जो है, कहाँ आपका उत्तर में जो हिमालय का जो क्षेत्र है, जिसमें कश्मीर के कुमाऊं तक जो है वो सारा क्षेत्र, जिसमें चीड़, देवदार, कोनधारी वृक्ष का फैलाव है। आगे अब हम लोग देखेंगे पूर्वी हिमालय में ओक, छोटी बेल तथा फूलों के। चलिए अब आगे देखिएगा हम लोग। दूसरा, असम का वनस्पति क्षेत्र। अब जो है हमारा हिमालय क्षेत्र को छोड़ के असम जो है थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पड़ जाता है, जिसके कारण असम में अलग प्रकार की, यह ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार मतलब जो हमेशा खिला पिला रहे। वहां सदाबहार वनों के बीच घने बांसों की लंबी घासों की झुरमुठे मिलती है। यानी उन सदाबहार वनों के बीच लंबे लंबे आपको बांस मिलेंगे, एकदम घने 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 आपको क्या, झुरमुट मिलेंगे, झाड़ी झुरमुट आपको देखने को मिलेंगे। असम वनस्पति क्षेत्र 3 खत्म। चौथा, सिंधु मैदान का वनस्पति क्षेत्र। यानी हिमालय से ऊपर से जैसे ही नीचे उतरिएगा, सिंधु की जो नदियां हैं, नदियां क्यों, क्योंकि एक तो सिंधु नदी, उसके अलावा सिंधु की सहायक नदी। इस क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात के मैदान को शामिल किया गया है। बबूल, नागफनी, खेजर, आक आदि यहाँ के मुख्य पौधे हैं। यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अलावा, लेकिन इसमें और भी आगे जाता है, गुजरात के मैदान तक भी इसमें शामिल हैं। ये सभी जो क्षेत्र के अंतर्गत जो वनस्पति पाई जाती है उसे सिंधु मैदान का वनस्पति क्षेत्र कहते हैं। आगे बात कीजिए, गंगा की मैदान के वनस्पति क्षेत्र। गंगा के मैदान के वनस्पति अरावली और बंगाल, उड़ीसा के बीच गंगा का जो मैदान, गंगा नदी जो बहती है वहां का जो मैदान है, अरावली, बंगाल और उड़ीसा के बीच के क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। इस क्षेत्र में कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए यहाँ वन बहुत कम विस्तृत है। जहां तहां बांस, साल, खैर, तेंदु वृक्ष पाए जाते हैं। यानी गंगा का जो मैदान है वहां बहुत अच्छा फसल होता है, एकदम चकाचक फसल होता है। उस क्षेत्र में आपके ज्यादातर क्या, आपके फसल यानी खेत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कृषि प्रधान है, इसलिए वहां खेत ज्यादा पाए जाते हैं, वन बहुत कम है। लेकिन फिर भी वहां बांस, साल, खैर, तेंदु और विश्व के वृक्ष पाए जाते हैं। दक्षिणी पठारी वनस्पति क्षेत्र, ऊपर का खत्म करके नीचे दक्षिण का जो पठार है वहां पे देखेंगे। यहाँ दक्षिण पठारी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया, यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जंगली झाड़ियां देखने को मिलती है। और आगे देखिए अब हम लोग मालाबार वनस्पति क्षेत्र। मालाबार तट, पश्चिम तटीय क्षेत्र को रखा गया है। पश्चिम यानी पश्चिम में जो अरब सागर का जो तटीय क्षेत्र है, जिसमें आपका महाराष्ट्र, गोवा, आपके क्या बोलते हैं, और नीचे जाएंगे केरल, तमिलनाडु, इस सब में पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे गर्म मसाले, सुपारी, नारियल, रबड़ के वृक्ष के अलावा काजू, चाय और कॉफी के वृक्ष पाए जाते हैं। यानी वो जो तटीय क्षेत्र है, मालाबार का जो तटीय क्षेत्र है, वहां आपको एकदम महंगा महंगा मसाला मिलेगा जी। गरम मसाला, सुपारी, नारियल, रबड़ के वृक्ष, आंवला, काजू, चाय और कॉफी, इन सभी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं मालाबार तट पे। अंडमान निकोबार वनस्पति क्षेत्र, मैंने जब आपको पिछले पार्ट में जब पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको बोले थे अंडमान निकोबार पे वृक्षों का घनत्व 90%। तो यहाँ पे इसका एक अलग कैटेगरी ही है। क्यों? क्योंकि देखिए भारत से थोड़ा दूर भी है, तो वहां पे अलग प्रकार के वन भी पाए जाएंगे। यहाँ पे सदाबहार, अर्ध सदाबहार तथा समुद्र तटीय जंगलों की प्रमुखता है। समुद्र तटीय जंगल यानी मैंग्रोव्स वन, वैसा वन जो समुद्र तट के किनारे होता है उसे मैंग्रोव्स कहते हैं। सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स कहाँ? पश्चिम बंगाल में। चलिए अब आगे बात करेंगे। मालाबार का हो गया हमारा, ये आपका 8 खत्म हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत की जैव विविधता, भारतीय वनस्पति। अब भारत की जैव विविधता में हम लोग देखेंगे भारत में जैव विविधता। भारत की जैव विविधता की बात करें तो दुनिया में 12वां स्थान। भारत में कितने डाइवर्स, जैव विविधता पहले होता क्या है, जैव विविधता होता क्या है? तो जैव विविधता की परिभाषा बात करेंगे तो इसमें क्या आता है कि एक ही जगह पे अलग अलग प्रकार के जीवों का होना, अलग अलग प्रकार के लोगों का नहीं, अलग अलग प्रकार के जीवों का होना वहां की जैव विविधता कहलाती है। पृथ्वी स्वयं एक जैव विविधता का उदाहरण है। यहाँ आदमी भी है, सुअर भी है, कुत्ता भी है, गधा भी है, हिरन भी है, शेर भी है, बाघ भी है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी हैं। तो इसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। यानी एक ही स्थान पे अलग अलग प्रकार के पौधों एवं जीवों का होना
उस स्थान की जैव विविधता कहलाती है। तो भारत में वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI के अनुसार यहाँ पे 47,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, कैटेगरी हैं, जिसमें 1500 प्रजाति वाहिनी वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। इसमें 35% प्रजातियां देसी है जो विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती। अब इसमें क्या, सबसे पहले तो हमारे पूरे देश में 47,000 प्रकार की पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के, जैसे आम के पौधे, नारियल का पौधा, आपका नीम का पौधा, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पौधे, सागवान का पौधा, तो ये पौधा नहीं, पेड़, सब सारा मैं पेड़ की बात कर रहा हूँ, तो ये सभी आपका पाए जाते हैं। इन सभी पेड़ पौधों की प्रजातियां 47,000 का 35% यानी लगभग 1/3, हर 3 में से एक पौधा हमारा बपौती है। बपौती बोले तो भारत के अलावा वो कहीं नहीं पाया जाता है। कितना, 35% प्रजातियां आपकी भारत की है, भारत की देसी प्रजातियां हैं, जिसमें वो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाएगी। 1500 प्रजातियां वाहिनी वनस्पति की भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो कि कोलकाता जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल, जियोलॉजिकल नहीं, जियोलॉजिकल होता है वो आपके अलग है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ 89,451 जंतुओं की प्रजातियां हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग बात करें वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, वन का ऊपर खत्म, वन प्राणी का ऊपर, यहाँ प्राणी का 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। आगे बढ़िए अब हम लोग भारत में जैव विविधता। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्रकार के जो जीवों की कैटेगरी होती है उसी की संख्या यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए अद्विजीवी यानी प्रोटिस्टा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, अन्य अकशेरुकी यानी प्रोटोकॉर्डेट, यहाँ मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी, ये सभी की जो संख्या है कितनी कितनी है भारत में, इसकी यहाँ पे संख्या आपको दिखाई गई है अलग अलग। ऑर्थोपोडा, सॉरी, पूरी दुनिया का आंकड़ा है 2577 प्रजाति, ऑर्थोपोडा 68,389, मोलस्का 5,000, अन्य अकशेरुकी यानी 8,329, प्रोटोकॉर्डेट मछलियों की प्रजाति, उभयचर, इसके अलावा सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी के 390 प्रजाति। ये आपका डाटा है जिसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपका कोई भी निकाल के पूछ सकता है, क्योंकि डेटा से आपका ज्यादा अच्छा से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब आगे, जैव विविधता की परिभाषा। सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय वृक्षों को और जीव तक करोड़ों प्रजातियों का समूह ही जैव विविधता कहलाती है। हम लोग जैव विविधता का डेफिनेशन पीछे ही देख लिए थे। जैव विविधता क्या होता है, छोटे छोटे जीव से लेकर, ऐसा नहीं है सिर्फ हाथी घोड़ा को जैव विविधता के अंतर्गत, छोटे जीव, जीवाणु, विषाणु, इन सभी से लेकर बड़ा बड़ा हाथी, डायनासोर तक, सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय वृक्षों और जीवों तक करोड़ों प्रजातियों का समूह जो है जैव विविधता के अंतर्गत आता है। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, जो आपका पटना जू के नाम से जाना जाता है, वहां पे आपका जैव विविधता का उदाहरण देखेंगे तो वहां पे शेर भी है, बाघ भी है, हाथी भी है, चीता भी है, वो सारे जीव भी हैं, आपके सांप भी वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पशु पक्षी भी आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं। यानी एक ही स्थान पे जीवों की अलग प्रजातियां हैं, वनस्पतियों की अलग अलग प्रजातियां हैं, इसे ही बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। अब इसमें इसका क्या अच्छा होता है, बंदर, सिंह, गैंडा, तो आपका हो गया। इसका महत्व, पृथ्वी जैव विविधता का भंडार है, यहाँ पर जीवनधारी अनूठा योगदान देता है। इस पे आगे हम बात करेंगे। आगे देखते हैं जैव विविधता का ऐतिहासिक अध्ययन। अब ये क्या, जैव विविधता क्या होता है, अलग अलग प्रकार का जो पेड़ पौधा या जीव जंतु है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे किया, कैसे पता चला जैव विविधता है, जीवों में विविधता है, तो सबसे पहले चरक मुनि ने, भारत के चरक मुनि ने प्रथम शताब्दी में ही, प्रथम शताब्दी बोले तो 0 से लेके 99 तक, 1 से बोल सकते हैं, 1 से लेके 99 तक, इसको ही आप लोग प्रथम शताब्दी के अंतर्गत रखते हैं। चरक मुनि ने चरक संहिता लिखी, जिसमें उन्होंने 200 पशुओं और 340 प्रजातियों का, पादप प्रजातियों का उल्लेख किया, उसके वर्णन लिखे। तो ये सबसे पहले जैव विविधता का जो अध्ययन है शरक मुनि ने स्टार्ट किया। वहां से आगे कैरोलस लिनेयस यानी पहली शताब्दी के बाद 17 शताब्दी लगी, यानी 1700 साल बाद कैरोलस लिनेयस ने
5900 पादप प्रजाति का पता लगाया एवं 4200 पशु प्रजातियों की पहचान की। अब यहाँ पे क्या है कि जैव विविधता किस प्रकार है, कितने कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, कितने, देखिए जितना सब लोग को हम डिफाइन कर पाएंगे उतना हमारा विज्ञान उतना आगे लोगों को, जीवों को समझ पाएगा, वनस्पतियों को समझ पाएगा, ताकि हम जो है इसका संरक्षण और अच्छे से कर पाएंगे। आधुनिक युग में अब तक 17 लाख प्रजातियों का नामांकन हो गया है, नामांकन हो गया यानी उसको अब हम लोग जान गए हैं। लेकिन 10 लाख पशु और 7 लाख पादप, यानी कुल मिला के जो 1000 में ढूंढ रहे थे, अब तक ढूंढते ढूंढते अलग अलग लोग ढूंढ रहे थे, वहां तक 10 लाख पशु और 7 लाख पादप हम लोग ढूंढ चुके हैं। चरक मुनि ने आरंभ किया था, केरोलस लिनेयस ने सबसे ज्यादा फिर 18वीं शताब्दी में 5900 पादप और 4200 पशु प्रजातियों की पहचान की। अभी तक ऐसा अनुमान है कि पूरे दुनिया में 50 लाख से ज्यादा प्रजाति है, जिसमें से 50% उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, पृथ्वी पर जो कटिबंध है, उष्णकटिबंध है, जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है, वहां पे जहां वर्षा जहां होती है, जहां गर्मी ज्यादा है, वैसे वनों में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। यानी 50% अधिक जो प्रजातियां है, यानी कुल मिला के पूरी दुनिया का 50% जो जैव विविधता है, 50% से अधिक जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, पूरी दुनिया में अगर 100 प्रकार के जीव है तो उसमें से 50 प्रकार के जीव आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में मिल जाएंगे। और ये आप एक आश्चर्य की बात होगी, जिसमें से ये पूरा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 8% एरिया ही कवर करता है। यानी पूरी दुनिया का 92% में आपका 50% जीव है और बाकी का जो 8% है वो अकेला 50% लेके रखा है। तो ऐसे में हम लोग आगे बात करेंगे। भारत जो है इस मामले में धनी है। क्यों? क्योंकि ये आपका भारत का बारे में बात करेंगे। इसमें भारत के जो आंकड़े हैं, विश्व की 8% प्रजातियां, यानी लगभग 16 लाख प्रजातियां जो है आपको भारत में मिल जाएगी। कीट की 60,000 प्रजातियां विश्व के 1 लाख में से, यानी पूरे विश्व में अगर 1 लाख प्रजातियां हैं, अगर क्या पूरे विश्व में 1 लाख प्रजातियां हैं कीट पतंगों के, उसमें से 60 लाख आपको भारत में मिल जाएगी। सॉरी 60,000। मछलियों में कुल मिला के 4100 मछलियों की प्रजातियां हैं, जिसमें से 1693 प्रजातियां आपको भारत में मिल जाएगी। रेहू, कतला, मांगुर, अलग अलग जो प्रजातियां हैं। पक्षियों की बात करेंगे 1200 प्रजातियां हैं भारत में। पूरे विश्व में 9000 प्रजातियां हैं। स्तनधारी 10%, विश्व में 4000 का 10%, यानी कुल मिला के 400 स्तनधारी आपको भारत में देखने को मिलेंगे। तो जैव विविधता के मामले में भारत धनी तो है, लेकिन हमें इसका संरक्षण की आवश्यकता। ये डाटा है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। खासियत की बात करें, बेबीलोनिया सेंटर यानी चावल, गन्ना, आम, केला जैसी 167 फसलों का उद्गम स्थल है भारत। चावल की 50,000 से 60,000 किस्में भारत में उगाई जाती है। अरवा, उसना, बहुत सारे हैं, बांसखाटी, बहुत सारे चावल जो है आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब अनुमान है कि हर साल 10,000 नई प्रजातियां खोजी जाती है। यानी अभी तक हम लोग को कितना 17 लाख प्रजाति पता है। 17 लाख प्रजाति पता है, वनस्पति और जीव मिला के हर साल 10,000 खोजी जा रही है। यानी 10 साल में आपका मान लीजिए 1 लाख और बढ़ जाएंगे। विश्व में प्रजातियों की कुल संख्या 4 से 100 मिलियन के बीच है, ऐसा अनुमान है। 4 से 100 मिलियन, 4 से 100 मिलियन ये बोले 40 लाख से आपके 100 मिलियन को कितना बोलेंगे, 1000 लाख, यानी 10 करोड़। कितना? 10 करोड़। 40 लाख से 10 करोड़ के बीच आपके प्रजातियां अवेलेबल है। ज्ञान के अभाव के कारण हम लोग 90% कीट एवं सूक्ष्मजीव अज्ञात हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सूक्ष्मजीव कहीं भी इधर उधर है, आप उसको खुली आंखों से देख नहीं सकते। खुली आंखों से देख नहीं सकते तो वैसे जीवों का पहचान करना, उसका नामांकन करना थोड़ा असंभव है। कुल मिला के 10% पर हम लोग हैं। 10% सूक्ष्मजीव और कीट पतंगों को हम लोग जान पाए, 90% अभी भी अज्ञात है। सबसे अधिक विविधता पश्चिमी घाट प्लस पूर्वोत्तर भारत विश्व के 25 हॉटस्पॉट में शामिल है। स्थानिकता की बात करें, भारत में 33% पुष्पीय पौधे, 60% उभयचर, 30% सरीसृप और कहीं नहीं पाए जाते। यानी पूरे दुनिया में किसी देश के पास 33% जो पुष्पीय पौधे यानी फ्लावर वाला जो पौधा होता है वो नहीं है। 60% उभयचर जो
नदी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं, यानी जो पानी में और स्थल में दोनों जगह रह सकते हैं, वो भी कहीं नहीं पाए जाते। 30% सरीसृप भारत में पाए जाते हैं। तो जैव विविधता का जो है भारत आप एक बोल सकते हैं एक तरह से हब है। आगे अब हम लोग बात करेंगे अरोगोपाचे में जीवनी तक की कहानी। अब इसमें क्या 1987 में TBGRI वैज्ञानिकों ने कानी आदिवासियों से खोजा है क्या अरोगोपाचे। अब इसमें क्या होता है, ये तनाव रोधक और ऊर्जा बढ़ाने वाला एक क्या बोल सकते हैं वनस्पति है। इसका विकास किया, आयुर्वेद फार्मेसी को लाइसेंस इसका मिला गया, औषधियों से जीवन बनी। यानी ऐसा एक पौधा था जो कि मेडिसिन में यूज होता था, ऐसा एक पौधा जो कि मेडिसिन में यूज होता था, उसका क्या हो गया खोज किया गया, जिसके कारण आदिवासियों को उसको रॉयल्टी मिली, क्योंकि इस पौधे की जो जान पहचान थी वो आदिवासियों की थी। उसके क्या जब ये खोजा गया तो आदिवासियों को रॉयल्टी मिली। रॉयल्टी मैंने आपको शुरू में बताया था कि रॉयल्टी क्या होता है, यदि आप कुछ काम करते हैं, मान लीजिए आपने किसी चीज की खोज की है और उस खोज का उपयोग करके कोई कंपनी कुछ बनाती है, कोई कंपनी कुछ बनाती है, तो आपको उसका कुछ हिस्सा मिलता है, आपको उसके लाभ का कुछ हिस्सा मिलता है, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो आदिवासी जिन्होंने इसको खोजने में मदद की थी, जो इसको पहले से जानते थे, इस पौधे को पहले से जानते थे, उन्होंने दुनिया को बताया, दुनिया ने इस पे रिसर्च किया, तो उसकी जो आयुर्वेद फार्मेसी को इसका लाइसेंस मिला इस पौधे को उपयोग करके दवाई बनाने का, जिसका रॉयल्टी किसका आदिवासियों को मिला, जिसका सामुदायिक कल्याण कोष में जाता है, आदिवासियों के समुदाय के कल्याण कोष में जाता है, जिससे आदिवासी अच्छे से फल फूल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। वन्य एवं वन्य जीव संसाधन का ये आखिरी जो स्टोरी है उसमें क्या देखा जाता है कि अगर हम इसे संरक्षण प्रदान करेंगे तो ये ना सिर्फ हमारी जो पारिस्थितिकी के लिए बल्कि हमारी आर्थिक स्थिति के लिए भी कभी कभी असरदार होता है। तो आई होप आपको ये पूरा चीज समझ में आ गया। बहुत सारे हम लोग क्या इसमें कई प्रकार के आपके जो वन एवं वन प्राणी हैं, जो वन है उसके बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के मेडिसिन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से स्लाइड खत्म हो गया है। पूरा हम लोग पूरा चैप्टर खत्म किए हैं आज 2 पार्ट में। वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन आपका यहाँ पे पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। उससे पहले रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा बहुत सारा बुक जो कि आप जानते हैं, कैप्टन गोधली क्लास 9 के लिए हिंदी संस्कृत इंग्लिश आपको देखने को मिलता है। दोनों पार्ट, चाहे आपका गोधली हो या वर्णिका, दोनों पार्ट आपको देखने को मिलेगा। हर एक पार्ट में आपको पूरा चैप्टर्स मिलेगा। उस पूरे चैप्टर का बाद में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, व्याकरण पार्ट का भी क्वेश्चन आंसर मिलेगा। एक कंप्लीट तैयारी के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे रोशनी पब्लिकेशन का बुक देखने को मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे बुक, चाहे वो गोधली हो, प्यूसम हो, वर्णिका हो, गोधली पार्ट 2 हो, जो आपका 10th के लिए, इंग्लिश रीडर, पनोरमा, संस्कृत, बहुत सारे बुक है जिसको आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारे उस बुक को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के भी माध्यम से मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट के माध्यम से मंगवा सकते हैं, अमेजॉन के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो SST में मैंने आपको दिखाया था इससे पहले, ज्योग्राफी का जो बुक, ज्योग्राफी का बुक है, इसके अलावा हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी है और ज्योग्राफी तो है ही। ये बुक भी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे देखने को मिलेगी। इस सभी बुकों के अलावा हमारा क्वेश्चन बैंक भी है, 2026 के लिए लॉन्च हो चुका है, यानी 2011 से लेकर 2025 तक का पूरा क्वेश्चन विद आंसर आपको इसमें देखने को मिलेगा, ताकि आपकी तैयारी क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग हो सके। किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एक आइडिया लग सके, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके दोस्तों। इसके अलावा आपका क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें भी आपको क्या, चूंकि बिहार बोर्ड जो है आपका 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, हमारी तरफ से आपका ऑब्जेक्टिव रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, जिसके अंतर्गत आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है, जिसमें आप अच्छे से करके, अच्छे से याद करके आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे, अगर आपके कोई भैया हैं क्लास 11th में है, 12th में है, उनके लिए भी हमारी तरफ से कैप्टन दिगंत, कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत क्लास 12th के लिए ये सभी बुक आपको देखने को मिलती है। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में अगर आप ज्योग्राफी अगर हम लाएंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमारे इस चैनल का लाभ ले सके। हमारी रोशनी पब्लिकेशन का जो पब्लिकेशन
और हमारे ये जो ऑनलाइन क्लास जो साथ है दोनों का जो पैरेलल एक बहुत अच्छा मॉडल है, जिसमें आपको पूरा बुक भी मिलता है, पूरा नोट्स के फॉर्म में मिलता है, पूरा आपको एक एक करके क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है, वो सभी का लाभ आप ले सकें। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।